Calls grow louder for making EPG report public, one way or the other। नेपाल के नेताओं ने अब सीधा सीधा भारत को धमकी देना और एक तरह से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है कि अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अगर ईपीजी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम इसे अपनी संसद के माध्यम से पब्लिक कर देंगे, वन वे और द अदर। वन वे और द अदर का मतलब होता है सीधे तरीके से मान जाओ, वरना दूसरे तरीके हैं हमारे पास अपनी बात को मनवाने के लिए। इज द ईपीजी रिपोर्ट डेट और बरी। तो क्या है ये ईपीजी जो भारत और नेपाल के बीच में विवाद का विषय बन गया, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ईपीजी का मतलब होता क्या। देखिए, ईपीजी बेसिकली एक ग्रुप था जिसे भारत और नेपाल ने अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जनवरी 2016 में बनाया था। उस समय नेपाल के प्राइम मिनिस्टर आप जानते हैं केपी शर्मा ओली थे, और केपी शर्मा ओली को बताया जाता है कि नेपाल का सबसे ज्यादा भारत विरोधी प्रधानमंत्री। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के समय 2016 में ईपीजी बनाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था। इसके बेसिकली उद्देश्य ये थे कि एक तो भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है इसको सॉल्व करना, दूसरा 1950 की जो ट्रीटी ऑफ पीस है, ठीक है, शांति संधि है, इसको रिव्यू करना और इसकी जगह पे एक नई संधि को लाना। और भी बहुत सारे मामले थे जिसमें एक्सट्रीमिज्म था और जो बॉर्डर पर जो ट्रैफिकिंग हो रही है इसके इश्यूज को सॉल्व करना। तो बेसिकली ये जो समिति थी ना, ये समिति एक रिपोर्ट बना करके देगी। किसको देगी? ये समिति 8 लोगों की, जिसमें 4 भारतीय हैं और 4 नेपाली हैं, और सब के सब एलीट हैं। और इनका काम था एक रिपोर्ट बनाकर देना नेपाल के भी प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया के भी प्राइम मिनिस्टर को। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को जब इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी 2018 में, उसी समय नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन्होंने भेज दी थी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने उसी समय इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अब तक एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, भारत के ऑफिसर्स ने, ब्यूरोक्रेट्स ने अब तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कोई रिपोर्ट भेजी ही नहीं है। तो इस मामले को लेकर नेपाल का कहना है कि हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है भारत। 2018 में रिपोर्ट आ चुकी थी, हमने 2018 में ही एक्सेप्ट कर दिया, जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अब तक इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, जिससे साफ पता चलता है कि भारत बॉर्डर डिस्प्यूट को और इंडिया नेपाल डिस्प्यूट को सॉल्व करना ही नहीं चाहता। यह नेपाल की ओर से आरोप लगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस जो ये पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट हुआ था, इसके प्रमुख जो बिंदु थे वो कौन कौन थे और नेपाल क्यों चाहता है कि इस ट्रीटी को रिप्लेस करना। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ 1950 में इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी हुई थी और इस ट्रीटी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है नेपाली सिटीजन्स के द्वारा। क्यों? सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रीटी है ना, ये किस किस के बीच में साइन हुई थी। ये आप देख पा रहे होंगे, इंडियन एम्बेसडर हैं नेपाल में, इनका नाम था चंद्रेश्वर नारायण सिंह, ठीक है। और दूसरी तरफ नेपाल के किंग बैठे हैं उस समय के, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे, राणा प्राइम मिनिस्टर थे, मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा इनका नाम है। तो इन दोनों ने इस ट्रीटी को साइन किया था। सबसे पहले तो इसकी आलोचना इस बात को लेकर की जाती है कि एक तरफ तो जो ट्रीटी है इसमें नेपाल का हेड ऑफ द स्टेट शामिल है और दूसरी तरफ इंडिया का एम्बेसडर है। ये भी कोई बात होती है? अगर नेपाल का प्राइम मिनिस्टर ट्रीटी साइन करेगा तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ साइन करेगा। ये जो ट्रीटी साइन हो रही है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं एक तरफ और दूसरी तरफ इंडिया का एक छोटा सा एम्बेसडर है। तो नेपाल के लोग आलोचना करते हैं भारत की कि तुम हमको अपने बराबर का समझते ही नहीं हो। हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां पर बैठा और तुम्हारा एम्बेसडर बैठा, अगर इसकी जगह पे तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बैठे होते तो ये ट्रीटी को समझ सकते थे कि आप नेपाल को अपने बराबर का समझते हो। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रीटी कहीं ना कहीं अनइक्वल है। और दूसरा, नेपाली नेशनल्स इस ट्रीटी की आलोचना इसलिए भी करते हैं क्योंकि नेपाल ऐसा मानता है कि ये जो भारत है ना, इसने ये ट्रीटी राणास के साथ साइन की थी। राणा बेसिकली उस समय एलीट ग्रुप था नेपाल का और ये अपने एक तरह से भ्रष्टाचारी करप्शन वाले शासन के लिए वहाँ पर बदनाम था। और ये अंतिम राणा प्राइम मिनिस्टर नेपाल के होते हैं मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा, ठीक है। तो इनके साथ ट्रीटी साइन की गई थी और नेपाल के लोग बोलते हैं कि ये जो बंदा था ये पूरी तरह से इंडिया इंक्लाइंड था, इसका करप्शन बहुत ज़्यादा था और इसलिए इस ट्रीटी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा बेसिकली ये है कि नेपाल भारत पर आरोप लगाता है कि इस ट्रीटी के माध्यम से भारत क्या कर रहा है, नेपाल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, नेपाल के जो एक तरह से घरेलू इशू हैं उन पर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, जिसका अधिकार भारत को बिल्कुल भी नहीं है। हम एक सोवरेन कंट्री है और भारत को हमारे आंतरिक मामलों पर बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। नेपाल यहाँ तक भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत नेपाल में जो इलेक्शन होते हैं ना उनमें तक इंटरफेयर कर रहा है। उनमें बहुत सारे ऐसे नेता जो भारत समर्थक है, इनको पैसे दे करके चुनाव जितवाने में मदद कर रहा है। ऐसे भी आरोप नेपाल के नेताओं ने भारत पर लगाए हैं। दूसरा जो आरोप लगाया है भारत पर वो है कि इंडिया क्वेश्चन करता है नेपाल से चाइना के साथ रिलेशन में। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंट्री अपना जो
नीतियां होती हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए बनाती हैं, और नेपाल का ये आरोप है कि भारत नेपाल के नेशनल इंटरेस्ट को खुद तो पूरा नहीं कर पा रहा है, और अगर हम चाइना के साथ रिलेशंस रखते हैं तो उसमें भी हमसे क्वेश्चन करता है और हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तीसरा जो नेपाल ने भारत पर आरोप लगा है वो ये है कि इंडिया मिसयूजेस द ओपन बॉर्डर, यानी कि भारत और नेपाल के बीच में इस ट्रीटी के अनुसार क्या है, बॉर्डर बिल्कुल ओपन है, भारतीय नागरिक बिना किसी रोक टोक के नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के नागरिक बिना किसी रोक टोक के भारत आ सकते हैं, और नेपाल का आरोप है कि इसी का फायदा भारत उठा रहा है और हमारे बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इस तरह के कार्टल्स का यूज़ कर रहा है। हालांकि आरोप पूरी तरह से सही नहीं है, ऐसे कार्य नेपाल भी भारत पर करता रहता है। चौथा जो बहुत बड़ा आरोप नेपाल ने भारत पर लगाया है कि इंडिया डजेंट ऑफर रेसिप्रोसिटी, यानी कि वो हमको रेसिप्रोसिटी ऑफर नहीं करता, यानी कि हमारे यहाँ पर तो ट्रेड करता है लेकिन जब हमारे ट्रेड की बात आती है इंडिया में तो हमको अवसर नहीं देता है। तो ये सारे आरोप नेपाल ने भारत पर लगाए हैं कि जो 1950 की ट्रीटी है और वो ट्रीटी पूरी तरह से गलत है, और हमको अब एक 1950 का ज़माना जा चुका है, अब 2000 जो है 23-24 आ चुका है, और अब हमें नई ट्रीटी की आवश्यकता है। हम 2000 जो 1950 की ट्रीटी है इससे हम बाहर आना चाहते हैं, और भारत इस ईपीजी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट न करके चाहता है कि हम 1950 की उसी ट्रीटी पर रहें, और ऐसा जो है पूरा का पूरा मामला चल रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम आई कहाँ से। देखिए, भारत आखिर इस जो ईपीजी की रिपोर्ट है इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। भारत का बेसिकली ये काम है कि अभी जो नेपाल में जो गवर्नमेंट है ना वो स्टेबल नहीं है, नेपाल में कोई स्थिर सरकार नहीं है। 2018 के बाद अगर आप देखेंगे तो अभी अभी नेपाल में आपके 5 से 6 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। एक तो आपको पता होगा कि 3 बार तो केपी शर्मा ओली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, 3 बार, ठीक है, और पुष्प कमल दहल प्रचंड भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, शेर बहादुर देवबा 2 बार बन चुके, तो 5-5, 6-6 बार हर जो है साल में नेपाल का प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा है। तो इस स्थिति में एक तरह से नेपाल के साथ डिस्कस करके बॉर्डर इश्यूज़ को सॉल्व करना अपने आप में ठीक नहीं होगा, ऐसा भारत का मानना है। दूसरा, बेसिकली आपको पता होगा कि ये मामला इतना ज़्यादा सेंसिटिव है ईपीजी की रिपोर्ट का कि आपको पता होगा कि पुष्प कमल दहल प्रचंड जब भारत दौरे पर आए थे तो इनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि अभी मेरी जो यात्रा है इसका उद्देश्य भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित करना, अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है। इसलिए ईपीजी जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, मैं भारत जाकर के इसको डिस्कस करके बेसिकली एक तरह से विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहता हूं। इसलिए जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में भारत आए थे उन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ को उठाया था, लेकिन उन्होंने ईपीजी का इशू नहीं उठाया। तो ईपीजी एक बेसिकली क्या था कि ये एक बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 8 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी, इसकी रिपोर्ट के लेकर था, और नेपाल चाहता है कि भारत जल्द से जल्द इस जो ईपीजी की रिपोर्ट है इसको एक्सेप्ट करे, और जो बॉर्डर इश्यूज़ है, हालांकि इस ईपीजी की रिपोर्ट में क्या है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जो 1950 की जो संधि है भारत और नेपाल के बीच में उसको खत्म करके एक नई संधि लाने पर जो है बातचीत चल रही है। और नेपाल चाहता है कि जिस तरह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस ट्रीटी में तो मैं आपको बता चुका हूं कि भारत के एम्बेसडर थे और उस तरफ से नेपाल के राणा प्राइम मिनिस्टर थे, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा, जब 1975 में भारत ने सिक्किम को अपने कब्जे में लिया था तो सिक्किम के साथ भी हमारी इसी तरह की ट्रीटी थी, तो जब सिक्किम को हमने अपने कंट्रोल में लिया था तो उस समय नेपाल बहुत घबरा गया था कि जिस तरह से ये सिक्किम को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश को जो है इन्होंने आज़ाद कर दिया था, नीचे पाकिस्तान की उतनी बड़ी टेरिटरी को, तो कल पॉसिबल है कि हम पर भी इसी तरह का करें। तो जिस ट्रीटी को हमने चाइना के भय से भारत के साथ किया था, अब भारत को ही भय के रूप में देखा जाने लगा नेपाल पर, नेपाल इसकी अभी तक आलोचना करता है। साथ ही आपको पता होगा कि भूटान के साथ भी हमारी ट्रीटी थी 1949 में, और 2007 में हमने भूटान के साथ हुई ट्रीटी को भी रिव्यू किया था। ठीक है, पहले से क्या था कि भूटान अपनी रक्षा के जितने भी मामले हैं, डिफेंस के जितने भी मामले, वो कहीं से हथियार खरीदेगा तो बिना भारत की परमिशन के नहीं खरीदेगा, लेकिन 2007 के बाद उसे अपनी रक्षा के संबंध में जो भी नीति है उसे बनाने का पूरा अधिकार मिल गया, और भारत के साथ जो है डिस्कस करने और या फिर भारत से निर्देश लेने की जो स्वतंत्रता है वो खत्म कर दी गई थी। तो 2007 में जब भारत ने भूटान के साथ इस तरह की ट्रीटी कर ली है तो भारत नेपाल के साथ ऐसी ट्रीटी क्यों नहीं कर रहा है, इस बात को लेकर नेपाल बहुत ज़्यादा नाराज है, और नेपाल चाहता है कि भारत इस मामले को लेकर जो है जल्द से जल्द कदम उठाए। 2018 में रिपोर्ट आ चुकी है, हमने 2018 में जैसे ही रिपोर्ट आई वैसे ही एक्सेप्ट कर ली, जबकि भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने 2023 आपका आ चुका, अब तक इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। इवन भारत के जो 4 सदस्य थे उन्होंने इस रिपोर्ट को अब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इस मामले को लेकर नेपाल बहुत नाराज है। उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो ईपीजी को लेकर जो जिन पॉइंट्स पर सहमति बनी हो उन पॉइंट्स पर आगे भी वार्ता हो, और भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, बेसिकली इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट न करने का कारण जो नेपाल ने हाल ही में आपको पता होगा कि चाइना के दबाव में आकर भारत से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की मांग की थी कि आप जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, इसके आप जो लंपियाथुरा और कालापानी है इसको आप रख लो, हमें इसके बदले सिलीगुड़ी कॉरिडोर दे दो ताकि हम बांग्लादेश के माध्यम से जो है नेवल रूट
के माध्यम से दुनिया के साथ ट्रेड कर सके, क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल खुद को लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं मानता। भले ही नेपाल लैंडलॉक्ड है, इसका कोई समुद्र का एक्सेस नहीं है इसके पास, ये खुद को इंडिया लॉक्ड कंट्री मानता है, यानी कि ये तीन तरफ से इंडिया से घिरा और ऊपर चाइना से घिरा। चाइना का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हिल है, वहाँ के माध्यम से अगर ये किसी दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो आप सोचेंगे कि चाइना पार करते हुए कहाँ ये ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में जा पाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये खुद को इंडिया लॉक्ड मानता है और आरोप लगाता है भारत के ऊपर, चूंकि वो इंडिया लॉक्ड है, तीन तरफ से इंडिया से घिरा है और एक्सटर्नल ट्रेड करने के लिए उसको इंडिया की आवश्यकता है, और भारत एक्सटर्नल ट्रेड में जो है इस बात का फायदा उठाता है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं बहुत जल्द सॉल्व हो जाएं। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।